नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अब तक गोदान उपन्यास की कथा वस्तु और उसके मुख्य पात्र घोरी के बारे में विस्तार से चर्चा की। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि गोदान को पूरी तरह समझने के लिए आपको कड़ी वाइज पूरा देखना होगा। जब तक हम उसकी कहानी को नहीं समझ पाएंगे तब तक उसके चरित्रों, उसके पात्रों के बारे में कैसे उसके बारे में समझ पाएंगे। तो जो पिछली 5 जो कड़ी थी वो पांचों कड़ी मैं कथानक के रूप में मैंने आपको बताई। 6वीं कड़ी में होरी का चरित्र बताया और आज उपन्यास का जो सबसे अच्छा और दूसरा पात्र है गोबर, होरी का पुत्र। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि होरी किस तरह का चरित्र का व्यक्ति था, किस तरह उसका चरित्र था, क्या उसकी सोच थी, कैसे वो व्यवहार करता था। सबसे पहले उसकी विशेषताओं में हम ये मान सकते हैं कि गोबर विद्रोही स्वभाव का था। जब होरी राय साहब के पास जाता था सहानुभूति प्रकट करने के लिए, वो सहानुभूति लेकर के जब वो लौट करके आता था, गोबर को दुख होता था, वो लड़ता था कि तुम क्यों चापलूसी करने के लिए उनके पास जाते हो। जब हम उनका कर्जा चुकाते हैं, ब्याज सूद समेत हम कर्जा चुकाते हैं, हम लगान चुकाते हैं, हमारा एक पैसा कम नहीं होता, तो क्यों किसी की आजीजी करें। वो होरी से लड़ झगड़ पड़ता था। धर्म कांड और कर्म कांड का विरोधी था। जो उस समय गांव में धार्मिक प्रपंच होते थे, धार्मिक मर्यादा जो गांव के जमींदारों ने या पंडितों ने थोपी थी, और कर्मवाद का सिद्धांत जो होरी मानता था कि हमारे कर्म में यही लिखा है, इनके कर्म में ये लिखा है, इस चीज़ का वो विरोध करता था। धार्मिक पाखंडों का वो विरोधी था, लेकिन बालक होने के कारण कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। साहूकारों का वो विरोधी था, विद्रोह कर देता था। जब माता दी ने 30 रुपये के 200 रुपये मांगे तो वो कहता है कि बैंक का जो ब्याज दर है मैं उसके हिसाब से ही तुमको पैसा दूंगा। लेकिन होरी धार्मिक पाखंडों में उलझा हुआ था होरी, और उसके कारण उसकी बातों को अनसुनी कर दी गई। वो जमींदारों के अन्यायों का विरोधी था। जब होरी इस बात को कहते थे कि राय साहब कितने दुखी रहते हैं, उनके पास सब कुछ इतना बड़ा जमींदार है, जमींदारी होने के बावजूद वो दुखी हैं, गोबर उन्हें समझाता है कि नहीं, वो दुखी नहीं है। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी दुखी हैं। अगर वो दुखी हैं तो उनके पास इतनी ज़्यादा मोटर गाड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा ज़मीन है, इतने लगान के पैसे उनके पास आते हैं। अगर चलो वो थोड़ा सा पैसा हमको दे दें, हमारी ज़मीन हम उनको देते हैं, है हिम्मत उनमें। लेकिन होरी उस बात को नहीं मानता है। समाज की ठेकेदारी प्रथा का वो विरोध करता है। ठेकेदारी प्रथा कि धार्मिक प्रपंच फैलाने के लिए पंडितों का काम, किसकी ज़मीन को किसको कर्जे में देना है, उस कर्जे के कितने पैसे लेने हैं, साहूकारों का काम, जमींदारों का काम और व्यापारियों का काम, जो हर समय शोषण की बात करते हैं, किसी न किसी चीज़ को प्राप्त करने की बात करते हैं। गोबर उसका विरोध करता है। भाग्यवाद का विरोध। जब होरी ये कहता है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, गोबर इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि हमारी किस्मत हमने खुद लिखी है, हम क्यों नहीं इनके विरोध में खड़े हो जाएं। जब हमारी ज़मीन कर्जे में है, हम उनको लगान सूद समेत ब्याज समेत पैसा देते हैं, तो क्यों उनको ज़्यादा दें। लेकिन ब्राह्मण पाखंडवाद की वजह से होरी उसकी बात को नहीं सुनता है। वो ये कहता है कि ब्राह्मण का 1 रुपया हड्डी फोड़ करके निकल जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। अपने परिवार की सुरक्षा देने के लिए वो गोबर की बात नहीं सुनता। दूसरी विशेषता इसकी आती है कि वो जागरूक है, दान धर्म और भजन पूजन की पोल खोलता है। जब होरी इस बात को कहता है कि जो पंडित लोग हैं बहुत सारा पैसा दान में खर्च करते हैं, भजन पूजन में खर्च करते हैं, इनका बहुत सारा पैसा इसमें चला जाता है। गोबर कहता है कि उसका 1/3 हिस्सा हमें दे दें,
हम पूरी ज़मीन इनको सौंपने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि वो किस तरह दान लेते हैं। उस ज़माने में किसान अनपढ़, साहूकार उससे कर्ज देता है, लेकिन उस कर्ज के बदले में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वो सूद समेत वसूल करता है। किसान ये सोच करके वो पैसा चुकाता है कि दोबारा जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो ये मुझे नहीं देंगे। वो शोषण में पिसता चला जाता है और ये लोग जो समाज के ठेकेदार हैं उन्हें पीसते जाते हैं। गोबर को अन्याय का ज्ञान है, और वो अन्याय का ज्ञान उन्होंने किसी स्कूल से या किसी पाठशाला से नहीं लिया, किसी मंदिर में बैठ कर के वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, किसी जलसे के भाषणों को सुनकर के उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जीवन की पाठशाला ने उसे सिखाया। जब वो धीरे धीरे उस परिवेश में बड़ा हुआ, उसने देखा कि कैसे उनके पिता दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वो कर्जे में डूबे रहते हैं। वो धीरे धीरे विरोध उनका बढ़ता चला गया। वो सारी परिस्थितियों को गोबर समझता गया। तो जीवन की पाठशाला ने उसे इस बात का एहसास करवाया, अन्याय के विरुद्ध ज्ञान का एहसास करवाया। गोबर वह पीढ़ी वाला किसान था जो अत्याचारियों की भाषा को, की वास्तविक भाषा को समझना उसने शुरू कर दिया था। होरी उस पीढ़ी का किसान था जिस पीढ़ी में शोषण की चक्की में पीसा जाता था। लेकिन जो अगली पीढ़ी थी, जो गोबर की पीढ़ी थी, वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी और समझने लगी थी कि नहीं, ये अन्याय है। अगली विशेषता कि वो रूढ़ियों के बंधन से में विवश था। गोबर गांव के साहूकारों की असलियत जानता है, लेकिन बालक होने के कारण उनके अन्याय का प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है। वह बोलता है लेकिन कोई उसकी बात को सुनना और समझना नहीं चाहता। होरी की चापलूसी करने की आदत उसे पसंद नहीं थी। कुछ कुछ बातें तो वो गांव में रह कर के सीख गया था, लेकिन जब वो लखनऊ जाता है, नगर जाता है, तो उस नगर के परिवेश को उसने देखा, समझा और उस चीज़ को समझ करके उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि हुई। राजनीतिक जलसों के पीछे खड़े होकर के भाषणों को सुना। बुद्धि और साहस से मुक्ति का रास्ता अपनाने का उसके अंदर साहस हुआ। वह गांव में आकर के साहूकारों का विरोध करता है। माता दीन के द्वारा दिए हुए कर्जे की जो 30 रुपए के 200 रुपए लेता है, उसका वो विरोध करता है। भोला को पटा करके वो अपने बैलों की जोड़ी को वापस लाता है और अपने पिता से वो कहता है कि किसी की यहाँ मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होरी रूढ़िवादी मान्यताओं को मानता है और वो ये मानता है कि हमने अगर किसी से कर्जा लिया है और अगर जितना वो मांगता है हमें चुकाना है, हमें सत्य पर रहना है, ऐसा वो सोचता था। लेकिन गोबर की नज़र में वो सही नहीं था, लेकिन उसकी बात को सुना कर दिया जाता था। गोबर प्रेम की भावना से परिपूर्ण था। अभी बालक था, छोटा था, किशोर अवस्था में आया और किशोर अवस्था से धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। भाभीयों के द्वारा हंसी ठिठोली गोबर से की जाती, तो धीरे धीरे उसके प्रणय का अंकुरित होने लगा। गाय लाने के बहाने वो बोला के घर जाता है और दुनिया से आंखें चार होती हैं। दुनिया भी विधवा है, जवान है, और दोनों में प्रेम शुरू हो जाता है, प्रेम होता है। और उस प्रेम के अंकुर को अंकुरित होने के बाद में उनके एक पुत्र का जन्म होता है। इस तरह के जो मानव स्वभाव होता है कि उसका भी स्वभाव प्रेम से परिपूर्ण था। गोबर अल्लड़ है। अगली विशेषता उसकी, वह दुनियादारी और प्रेम की पेचीदगियों को नहीं समझ पाया। अनजाने में दुनिया से प्रेम कर बैठा। वो जिस परिवेश में जी रहा था, जिस तरह उसके ऊपर तरह तरह के कर्जे होरी के ऊपर लगे हुए थे, उसको ये पता नहीं था कि दुनिया से प्रेम करने के बाद में उसका क्या असर होगा। और हुआ ये भी। जैसे ही दुनिया ने घर में प्रवेश किया, पंचायत ने उखा पानी बंद कर दिया होरी का,
और आर्थिक दंड और अनाज का दंड दे दिया। वो दंड, वो कर्ज इतना महंगा पड़ा, इस बात का एहसास गोबर को नहीं था। उसने ये माना कि समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, चाहे वो कितना भी कुकर्म करता हो, गलत काम करता हो, लेकिन जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। और इसी सोच के साथ में वो गांव छोड़ करके लखनऊ चला जाता है, पैसा कमाता है। अगली विशेषता उसकी थी कि वो धनी बनने का आकांक्षी है। शहर जाता है और मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ 6 आने में नौकरी करता है और धीरे धीरे वो 15 रुपये में मिर्ज़ा खुर्शीद उसे एक रहने के लिए कोठरी देते हैं और 15 रुपये महीने में उसे नौकरी पर रख लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर खुर्शीद ने एक बार उसे 5 रुपये मांगे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। जब उसके पास थोड़ा सा पैसा हुआ है, वो खोमचा चलाने लगा, बचे हुए पैसे को सूद पर देना शुरू कर दिया। जिस सूद का अन्यायी गोबर जमींदारों का विरोध करता था, आज उसके पास थोड़ा सा पैसा आ गया और उस थोड़े से पैसे में जो थोड़े पैसे बचे उसको सूद पर वो देना शुरू कर दिया उसने। माता दीन के पैसे, जब वो समझदार हो गया, शहरी परिवेश को उसने जाना, तो दाता दीन से कहा कि तुम्हें बैंक के हिसाब से, बैंक के सूद के हिसाब से पैसे दूंगा, जिसको होरी ने मना कर दिया, क्योंकि वो रूढ़िवादी परंपरा थी, ब्राह्मण का पैसा उसे रखना गवारा नहीं था। वो धनी बनने का आकांक्षी था, वो गांव चला आता है पैसा कमा करके, लेकिन रूढ़िवादी परंपराओं से वो हट नहीं पाता, उसमें आकर के फिर अलझ जाता है। अगली और अंतिम में उसकी विशेषता है कि गोबर निर्भीक है, वो किसी की परवाह नहीं करता है। उसने गांव के परिवेश को देखा और शहर के परिवेश को देखा। शहर में जाकर उसने जीवन का असली रंग प्राप्त किया। उसको इस बात का एहसास हुआ कि असली जीवन यहाँ के लोग जीते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं, ये कानून के ज्ञाता हैं और अच्छाई और बुराई को ये अच्छी तरह से समझते हैं। राय साहब को नज़दीक से देखा। वह राय साहब जो दोगली बातें करता है, गरीब किसानों के साथ में सहानुभूति प्रकट करता है, उसकी जैसी बातें करता है, अपने आप को कर्जदार मानता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने ही मजदूरों के साथ में अन्याय करता है। इस चीज़ को गोबर ने बारीकी से जाना। जब नौखेराम राय साहब का कारिंदा होरी के दिए हुए कर्ज के पैसे को लेने के लिए आता है, गोबर अड़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें सूद समेत पैसे हम दे चुके हैं। वो ज़माना था कि एक बार दिए हुए कर्ज का 2 बार 3 बार ले लिया जाता है, क्योंकि कोई लिखावट नहीं होती थी, कोई कागज़ नहीं होता था, और साहूकार ने जो कह दिया वही एक कागज़ होता था। गोबर नौखेराम को फटकारता है कि हमने तुम्हें पैसे दे दिए, दोबारा हम पैसे नहीं देंगे, और उसे फटकार करके घर से बाहर निकाल देता है। गोबर उस पीढ़ी का प्रतीक बन जाता है जो भारतीय किसान जिस दरिद्रता में, कर्जे में डूबे हुए थे, उस दरिद्रता, उस गरीबी और उस कर्जे के परिप्रेक्ष्य से निकल करके दूसरे परिप्रेक्ष्य में जाने वाली स्थिति में थे। क्योंकि होरी तो बिल्कुल उस परंपराओं को मानने वाला था, लेकिन गोबर सामाजिक परिवेश को देख करके, शहर के परिवेश को देख करके, गांव के परिवेश को देख करके उसके अंदर एक जागृति आती है और एक नई जागृति का संचार होता है। प्रेमचंद कहते हैं कि अंत में कि प्रोफेसर मेहता को इस वर्ग की कमान संभाल लेनी चाहिए और इन किसानों की इस पीढ़ी को जागृत करना चाहिए, ताकि उस गरीबी के जंजाल से वो छूट सकें, इस कर्जे की मार से वो दूर हो सके। इस प्रकार हमने आज गोबर के चरित्र का चित्रण किया। होरी का चरित्र गोबर का चरित्र है।
आगे इसी उपन्यास के किसी अन्य पात्र के चरित्र का हम जिक्र करेंगे। नमस्कार।